हेलो एवरीवन। गुड इवनिंग। आज 17 जनवरी 2026 है और डेली करंट अफेयर्स एमसीक्यूज एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है। आपको पता है कि हम डेली द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, पीआईबी में जो भी न्यूज आर्टिकल आते हैं उन्हें एमसीक्यू फॉर्मेट में यहाँ पे देखते हैं। पर्पज़ क्या है कि करंट अफेयर्स का आप एक तो यूपीएससी पैटर्न में प्रैक्टिस करो, जैसे यूपीएससी एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं उस तरह प्रैक्टिस करो, क्योंकि अगर आप देखोगे ना हर एक स्टेट गवर्नमेंट कहीं ना कहीं यूपीएससी को फॉलो कर रहा है। तो आप जब आ जाएगा तब क्यों फेल होने जाओगे, आप पहले से ही प्रैक्टिस करके जाओ, है ना। और दूसरा यहाँ पे स्टैटिक एनालिसिस भी करना, जैसे कि किसी टॉपिक का जो स्टैटिक चीज़ें वह भी आपको बताना। जैसे ये वाला जो टॉपिक है ना, जू प्लैंकटन और फाइटो प्लैंकटन्स को है, तो मैं अगर करंट अफेयर बता दूं और आपको पता ही नहीं कि जू प्लैंकटन क्या है, फाइटो प्लैंकटन क्या है, इवन आपको पता है आपने रिवीजन नहीं किया, तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं आपको स्टैटिक के साथ करंट अफेयर बढ़ाऊं। सिर्फ ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ बोल के आगे निकल जाऊँ। तो चलिए शुरू करते हैं, बात करते हैं। पहला जो टॉपिक है उस पर क्या एमसीक्यू बना कि विद द रेफरेंस ऑफ चैथम आइलैंड कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। चैथम द्वीप के बारे में आपको बताना है। देखिए, सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है, इसकी मैप में लोकेशन क्या है। तो यहाँ पे आप आइए, आप यहाँ पे न्यूजीलैंड का मैप देख रहे हैं, है ना। ये न्यूजीलैंड का मैप है। आपको पता है कि वर्ल्ड मैप में ऑस्ट्रेलिया के बाद आपको न्यूजीलैंड मिलेगा, न्यूजीलैंड के भी आगे आपको चैथम आइलैंड मिलेगा। मतलब ये ऐसे आइलैंड है जहाँ पे सबसे पहले सूर्योदय होता है पूरी दुनिया में। तो ये आइलैंड है, तो एक तो इस आइलैंड की लोकेशन आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए कि चैथम आइलैंड की लोकेशन कहाँ है। ईस्टर्न पार्ट में है। अगर आपने ग्लोब देख रखा होगा, ग्लोब अगर आपने ये देख रखा होगा, है ना, या मतलब मान के चलिए मैं इस फॉर्म में अगर इसको बनाता हूँ और सॉरी, यहाँ पर मैं एशिया बना देता हूँ, यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया बना देता हूँ, यहाँ पे न्यूजीलैंड, तो यहाँ पे इसकी पैसिफिक ओशियन में आपको, सदर्न पैसिफिक ओशियन में आपको लोकेशन देखने को मिलेगी चैथम आइलैंड की। वहाँ पर क्या हुआ है कि जो फाइटोप्लैंक्टन्स हैं उनकी संख्या बढ़ी है। किसकी संख्या बढ़ी? फाइटोप्लैंक्टन्स की। तो यहाँ पे फाइटोप्लैंक्टन के बारे में बताऊंगा, ये सारी चीज़ें मैं बताऊंगा। तो पहली स्टेटमेंट थोड़ा सा देख लेते हैं। पहला स्टेटमेंट है कि दे आर लोकेटेड इन द साउथ पैसिफिक ओशियन ईस्ट ऑफ न्यूजीलैंड। साउथ पैसिफिक एकदम एग्जैक्टली करेक्ट स्टेटमेंट है। इसको आप यहाँ पे याद रखिएगा, अपने नोट्स में लिख लीजिएगा कि साउथ पैसिफिक ओशियन में देखे जाते हैं और न्यूजीलैंड के ईस्ट में। यहाँ पे कुछ भी बना सकता है, फ्लोरिडा दे देगा, मैक्सिको गल्फ दे देगा। तो आपको पता होना चाहिए कि इसकी लोकेशन कहाँ है। दे आर कंपोज इंटायरली कोरल फॉर्मेशन, कोरल संरचनाओं से बने हुए हैं। ओनली 2 आइलैंड ऑफ ग्रुप आर इनहेबिटेड, केवल 2 द्वीपों पर ही मानवों का वास है। तो तीसरा स्टेटमेंट एलिमिनेट हो जाएगा, कई सारे आइलैंड पे मानवों का वास है, लेकिन स्टैटिक जो एनालिसिस इसका यहाँ पे ये कहता है कि आपको पता होने चाहिए 2 चीज़ों के बारे में। पहला यहाँ पे दिया गया है ये फाइटोप्लैंक्टन के बारे में, दूसरा जू प्लैंक्टन के बारे में। फाइटो नाम से आपको स्पष्ट हो गया होगा कि फाइटो क्या है, एक तरह के फोटोसिंथेटिक जलीय जीव होते हैं, या ओशियन में रहने वाले जीव अगर हम बोलें, या कुछ भी ऑर्गेनिज्म, जीव, कुछ भी बोलें आप। ये क्या करते हैं, सन की जो लाइट आती है, जैसे मान के चलिए ये सन है और सन की लाइट आ रही है और ये ओशियन है, तो ओशियन के यहाँ पे रहने वाले जीव हैं, इनकी लाइट से क्या करते हैं, भोजन बनाते हैं। अब इस भोजन पर कौन डिपेंड होते हैं? फाइटोप्लैंक्टन के जू प्लैंक्टन डिपेंड होते हैं। जू प्लैंक्टन क्या करते हैं, इस भोजन को खाते हैं, फाइटोप्लैंक्टन को खाते हैं एक तरह से देखें तो। ये जू प्लैंक्टन है, ये फाइटोप्लैंक्टन है। तो फूड चक्र में अगर ओशियन में देखें ये इसका पार्ट है। अब जो फाइटोप्लैंक्टन है ना, वो ओशियन में O2 भी बनाते हैं, ऑक्सीजन का भी निर्माण करते हैं, और लगभग पृथ्वी में 50% के आसपास ऑक्सीजन जो समुद्र के द्वारा बनती भी है वो आपको इनके द्वारा देखने को मिलेगी। लेकिन ये फाइटोप्लैंक्टन के कुछ टाइप हैं, यूपीएससी ने कुछ नाम दे दिए ABC और पूछा कि ये क्या है, तो आपको पता कैसे चलेगा कि फाइटोप्लैंक्टन है। और ये नाम बहुत पॉपुलर है, आपने सुना भी होगा। जैसे आपने सुना होगा डायटम के बारे में। डायटम एक तरह का, अगर हम बात करें तो सिलिका की एक, वो डायटम एक तरह का क्या जो फाइटोप्लैंक्टन है। इसके अलावा डिनोफ्लिगेट्स के बारे में आपने सुना होगा, ये मैं लिख देता हूँ। ये नाम आप इंपॉर्टेंट रख लीजिएगा, क्योंकि यूपीएससी क्या करता है ना, 3-4 कीवर्ड्स दे देगा और बोल देगा किससे संबंधित है। तो डायटम हो गया, डिनोफ्लैगेट्स हो गया, रेड टाइड के कारण आपको डिनोफ्लैगेट्स फाइटोप्लैंक्टन देखने को मिलेंगे। फिर तीसरा साइनोबैक्टीरिया, इसका तो आपने काफ़ी नाम सुना होगा। तो साइनोबैक्टीरिया जो नाइट्रोजन को स्टेबल करने में इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं, वह भी फाइटोप्लैंक्टन होते हैं। तो ये आपने समझ लिया। वहीं जू प्लैंक्टन की बारे में अगर आप बात करें तो जू प्लैंक्टन क्या होते हैं, ये क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस नहीं करते। फोटोसिंथेसिस कौन करता है? फाइटोप्लैंक्टन। जू प्लैंक्टन क्या करते हैं, फाइटोप्लैंक्टन पर डिपेंड होते हैं भोजन के लिए, ये होते हैं जू प्लैंक्टन, ठीक। और साथ ही अगर हम बात करें मछलियों के लिए भोजन बनते हैं जू प्लैंक्टन। अब इनके कुछ टाइप आपको देखने को मिले, जैसे प्रोटोजोआ, कोपेपोड्स का नाम आपने सुना होगा, ये एक तरह का जू प्लैंक्टन है ना।
क्रिल के बारे में आपने सुना हो, क्रिल देखी जाती है समुद्र में, तो ये क्या है, ये जू प्लैंक्टन्स है। तो नाम आप सारे याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको हो सके लगे कि आप कि मतलब कि इतना कीटम कीटम यूपीएससी नहीं पूछेगा, लेकिन यूपीएससी पूछता है ऐसी चीज़ें, तो बिल्कुल आपको यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। आई होप इसकी आपने नोट्स बना ली होगी। अब मैं आगे बढ़ता हूँ, ये इमेज मैं हटाऊंगा, क्योंकि ये इमेज जब हटाऊंगा तभी यहाँ पे मैं आपको दिखा पाऊंगा अगले क्वेश्चन में क्या है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं, बात करते हैं दूसरे एमसीक्यू की। इस इमेज को भी मैं हटा देता हूँ, थोड़ा सा ऊपर रख देता हूँ, चलिए ठीक है। अब अगर हम बात करें, अगला जो क्वेश्चन है किसके बारे में है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द CSIR इंटीग्रेटेड स्किल इनिशिएटिव के बारे में है। CSIR के द्वारा स्किल को लेके एक इनिशिएटिव शुरू किया गया है, उसके बारे में। देखिए चैथम आइलैंड के बारे में मैंने बहुत सारी जानकारी, जितनी जानकारी लोकेशन की थी वो मैंने आपको बता दी है, वही इंपॉर्टेंट है। आप कुछ भी पढ़िए, ज़्यादा चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं, स्टैटिक से जोड़ के ही देखेगा। बस एक चीज़ और आप याद रखिएगा, मोरियोरीज। मोरियोरीज क्या है, मोरियोरीज, यहाँ पे रहने वाले लोगों को मोरियोरीज कहा जाता है, ठीक है। तो बस इतना आप याद रखिएगा, बाकी बहुत सारी चीज़ें आपको नहीं याद रखनी है, ठीक। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन किसके बारे में, CSIR के द्वारा इंटीग्रेटेड स्कीम के बारे में है। CSIR स्किल इनिशिएटिव, स्किल इनिशिएटिव का मतलब क्या, कौशल विकास को योगदान देने वाली CSIR की पहल। CSIR क्या है, काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, है ना। ये एक तरह का परिषद है, किसके बारे में, साइंटिफिक और इंडस्ट्रियल रिसर्च करता है। इसका पर्पज़ क्या होता है, एक तो साइंटिफिक रिसर्च करना होता है, इंडस्ट्रियल को जो नीड्स होती है उसके अकॉर्डिंग रिसर्च करना, और स्किल डेवलपमेंट की दिशा में भी काम करना। ये किसका पर्पज़ होता है, CSIR का पर्पज़ होता है। अब CSIR क्या करता है, विद्यार्थियों को, युवा जो रिसर्चर्स हैं उनको, टेक्निकल जो टीम्स होती हैं उनको सबको इंटीग्रेट करता है। तो अभी यहाँ पे न्यूज़ क्या आई है, न्यूज़ ये है कि CSIR इंटीग्रेटेड स्किल डेवलपमेंट स्कीम में 5200 से ज़्यादा स्किल बेस्ड जो स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम है उनमें 2 लाख लोगों को ट्रेन किया जा रहा है। मतलब क्या इंपॉर्टेंट है हमारे लिए स्किल डेवलपमेंट, जो कि कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट पार्ट बन सकते हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ें पूछी जा सकती हैं। तो ठीक है, ये तो आपने यहाँ पे समझ लिया। अब अगर आप एक बात बताइए, आपसे यूपीएससी पूछता है CSIR के बारे में, तो क्या आप प्रॉपरली बता पाएंगे, स्टेटमेंट दे दिए CSIR को लेकर कहाँ इसका हेडक्वार्टर है, तो क्यों, यूपीएससी क्या है ना कि कई सारी चीज़ों को इंटीग्रेट करके क्वेश्चन बना सकता है। तो हम थोड़ा सा यहाँ पे ये जान लेंगे कौन कौन सी अदर स्किल जो स्किल डेवलपमेंट की स्कीम है उसको भी जानेंगे, CSIR के बारे में जानेंगे। तो देखिए स्किल डेवलपमेंट को लेकर सरकार 2015 के बाद बहुत ज़्यादा एक्टिव हुई और पहली बार सरकार ने एक स्कीम लॉन्च की, जिसे कहा जाता है PMKVY, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। इसको शुरू किया सरकार ने 2015 में, लिख लीजिएगा, सीधी नोट्स बनाइएगा। और 21 मंत्रालय के अंतर्गत MSDE, मिनिस्ट्री ऑफ जो स्किल डेवलपमेंट जो एंटरप्रेन्योरशिप उसके अंतर्गत आता है। अब यहाँ पे पर्पस क्या था, युवाओं को इंडस्ट्री बेस्ड स्किल देना जिससे वो रोजगार योग्य बन सकें। और इसमें अब प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना में 15 से 45 वर्ष के लोगों को ट्रेन किया जाएगा, जिसमें ट्रेनिंग दी जाएगी, उनको सर्टिफिकेट भी दिए जाएंगे। तो अगर आपसे पूछा जाता है ना कि रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग RPL सर्टिफिकेट किससे संबंधित है, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना से संबंधित है। फिर कौशल विकास योजना के बाद सरकार ने एक मेजर स्कीम लेके आई जो स्किल इंडिया मिशन, उसके सरकार ने कहा स्किल इंडिया मिशन। सरकार 2015 में से भी लेके आई और भारत की जनसंख्या को ट्रेन करने का सरकार का पर्पस था। इसके अलावा अगर मेंस में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है तो आप टैकल कर सकते हैं। एक और स्कीम मैं बता देता हूँ, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना। इसको भी सरकार ने 15 से 35 वर्ष के लोगों को ट्रेन करने के लिए बनाया था। फिर NAPS करके स्कीम है, बहुत सारी स्कीम सरकार लेके, स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म लेके आई, CSIR का भी ये एक प्लेटफॉर्म है। तो इस तरह का सरकार स्कीम लेके आती रहती है स्किल डेवलपमेंट को लेकर। कुछ 2-3 स्कीम इंपॉर्टेंट थी, हमने यहाँ पे इसको कवर कर लिया। CSIR के बारे में देखो तो काउंसिल फॉर साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च, जिसको स्टैब्लिश किया गया था 1942 में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत काम करती है और विज्ञान रिसर्च को बढ़ावा देती है। ठीक, इसके अलावा पूरे देश में 37 से ज़्यादा संस्थान इसके साथ मिलकर काम करते हैं। इसकी कुछ लेबोरेटरीज भी हैं, जैसे नेशनल केमिकल लेबोरेटरी पुणे में है, फिर नीरी करके है, इसका नागपुर में मुख्यालय है, कई बार आता है। तो देखिए कई बार कॉम्बिनेशन आता है, जैसे CSIR का CSIR NCL आ गया, CSIR नीरी आ गया, जिसका हेडक्वार्टर आपको कहाँ पे मिलेगा, नागपुर में मिलेगा। फिर CSIR CCMB भी आता है, सेंटर फॉर सेल्यूलर मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, तो इसका हेडक्वार्टर आपको हैदराबाद में देखने को मिले। ये सब आप लोग लिखते चलिएगा, है ना, क्योंकि बता तो रहा हूँ कुछ भी यूपीएससी में पूछा जा सकता है। तो जो इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है जिनकी रिसर्च सामने आती रहती है, इनके बारे में यूपीएससी पूछ सकता है। चलिए, तो इसका सही आंसर क्या होगा, पहले स्टेटमेंट तो पढ़ लें। स्टेटमेंट है कि इट इज़ इम्प्लीमेंटेड बाय द काउंसिल ऑफ
साइंटिफिक रिसर्च इसके द्वारा इंप्लीमेंट की जाती है, दैट इज राइट। इट एम टू इंटीग्रेट स्किल डेवलपमेंट विद साइंस एंड टेक्नोलॉजी। स्टेटमेंट आसान आपको यहाँ पे मिलेगा क्योंकि हमने सारी डिस्कशन ऑलरेडी कर ली है, तो इसको साइंस एंड टेक्नोलॉजी में स्किल डेवलपमेंट से इंटीग्रेट किया गया है। तीसरा, इट कवर ऑल सेक्टर स्किल आइडेंटिफाई बाय द नेशनल स्किल डेवलपमेंट मिशन, NSDM के द्वारा आइडेंटिफाई की गई सभी स्कीम को ये क्या करता है, कवर करता है। देखिए सभी को तो नहीं करेगा, है ना, जाहिर सी बात है। तो इसके साइंटिफिक जो इंडस्ट्रियल रिसर्च से रिलेटेड उसको ही करेगा। तो 1 2 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा ए, 1 और 2। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। विद द रेफरेंस ऑफ वोमानिया इनिशिएटिव कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। वोमानिया पहल के बारे में आपको स्टेटमेंट बताना है। अब पूछोगे आपकी वोमानिया पहल क्या है सर, तो देखिए वोमानिया पहल बेसिकली सरकार के द्वारा एक ई मार्केट प्लेस है। देखिए ई मार्केट प्लेस क्या होता है, मार्केट क्या होता है, मार्केट ऐसी चीज़ होती है जहाँ पे वस्तुओं को बेचा जाता है। ई मार्केट मतलब क्या है, ऐसा ऑनलाइन प्लेस जहाँ पे वस्तुओं को बेचा जाता है। अब देखिए वोमेनिया पहल सरकार ने शुरू, जैसे अब थोड़ा सा मैं और बताता हूँ। गवर्नमेंट सेक्टर भी बहुत सारा सामान खरीदती है ना, ऑफिस के लिए, यूज के लिए बहुत सारा सामान खरीदती है। तो वो क्या करती है, उसके लिए एक उसने जेम पोर्टल बना रखा है सरकार ने। जेम पोर्टल का मतलब क्या है, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। इसको सरकार ने बनाया, अब कब बनाया, मुझे आई थिंक 2016 में बनाया था, अगस्त 2016 में, जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ के अंतर्गत काम करता है। तो वाणिज्य उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत काम करने वाला एक प्लेटफॉर्म है जो सरकार के लिए वस्तुओं की खरीद और फरोख्त करता है। और ये सभी डिपार्टमेंट को, सभी मंत्रालय को, PSUs को, उन सब के लिए एक ऑफिशियल पोर्टल है खरीदी के लिए। अब अगर हम बात करें पर्पज़ क्या है कि अच्छे सामान को खरीदना है ना सरकार के लिए, और स्टार्टअप को भी यहाँ पे प्रमोट किया जाता है। तो अब यहाँ पे सरकार ने क्या कहा था कि वोमानिया पहल के अंतर्गत हम क्या करेंगे, ई मार्केट प्लेस से जो SHG ग्रुप हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप से महिलाओं के द्वारा, उनको हम उनके सामान को खरीदेंगे और सरकार के ऑफिस तक उनके सामान को बिक्री करवाएंगे, ये सरकार उनका सामान खरीदेगी। तो वो एक पहल को बोला गया था वोमानिया पहल। इस पहल को शुरू किया गया था 2019 में, और कब, 14 जनवरी 2019। ये फ्लैगशिप प्रोग्राम सरकार ने शुरू किया था, खासतौर पर वुमेन लेड जो MSMEs हैं, मीडियम स्मॉल इंटरप्राइजेज हैं, उनमें पब्लिक प्रोक्योरमेंट की भागीदारी मजबूत हो, इसको ध्यान में रखते हुए सरकार ने यहाँ पे शुरू किया था। ठीक, तो उसके बारे में न्यूज़ यहाँ पे ये आई थी कि अभी उसके 7 वर्ष होने वाले हैं। तो ये सरकार की न्यूज़ थी, क्योंकि देखिए जनवरी फरवरी में क्या होता है, सरकार का जो खाता सब क्लोज होता है, बहुत सारी मंत्रालय की स्कीम आती हैं, गवर्नमेंट की स्कीम का पूरा असेसमेंट होता है ना, बजट आता है फरवरी में, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें आती रहती हैं। तो अभी अगर आपको प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं ना, तो योजना का अभी का जो आंकड़ा रहेगा वो काम करेगा प्रीलिम्स में आपके। तो मैं अभी गवर्नमेंट स्कीम को लेकर भी सोच रहा हूँ कि वीडियो बनाऊँगा, है ना। अभी कल आपके लिए एक बहुत अच्छा वीडियो आने वाला है। वो वीडियो किसको लेकर, जितनी भी स्टेट्स हैं, जितनी भी जल संधियाँ हैं, उनका बेहतरीन वीडियो, 22 जल संधियाँ मैंने कवर की हैं, उसमें आधे घंटे का वीडियो रहेगा। एक एक चीज़ मैप में देख लेना, आप प्रैक्टिस कर लेना, कोई भी चीज़ छूटनी नहीं पाए, है ना। बाद में आप ये ना कहो कि सर ने ये नहीं बताया। तो इसलिए आप कल आपको ये प्रिपेयर रहिएगा, कल आपको ये वीडियो मिल जाएगा। मैं ट्राई करूँगा सुबह ही मैं इस वीडियो को रिलीज़ कर दूँ, ठीक है। तो चलिए, स्टेटमेंट के इट वॉज लॉन्च टू इनहेंस वुमेन लेड इंटरप्राइजेज एक्सेस टू पब्लिक प्रोक्योरमेंट। इसे महिला नेतृत्व वाले उद्यमों की सार्वजनिक खरीद के लिए शुरू किया गया, दैट इज राइट। इट इज़ इम्प्लीमेंटेड थ्रू ए गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस इसको लागू किया जाता है, यह भी करेक्ट है। इसे जैम पोर्टल की शुरुआत से पहले लॉन्च किया गया था। अब अगर हम बात करें कि देखिए जैम पोर्टल तो मैंने बताया 2016 में लॉन्च किया गया है, इस स्कीम को 2019 में लॉन्च किया गया है। तो ये कैसे हो सकता है कि जैम पोर्टल के पहले किया जाए, तो पहला दूसरा। अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन नंबर 4 है, किसके बारे में है, IDP के बारे में है, इंट्रिंसिकली डिसऑर्डर्ड प्रोटीन के बारे में है। अब ये जो प्रोटीन है इनके बारे में जानना जरूरी है। क्यों जानना जरूरी है, क्योंकि न्यूज़ में थे। न्यूज़ में क्या था, न्यूज़ में ये था कि वैज्ञानिकों ने डिसोबाइंड एक टूल बनाया है। कौन सा टूल बनाया है, डिसोबाइंड टूल। डिसोबाइंड टूल क्या करेगा, ये पता लगाएगा कि जो IDP प्रोटीन अपने पार्टनर से कैसे जुड़ते हैं, किस तरह से IDP प्रोटीन जुड़ते हैं। अब अगर हम बात करें तो IDP प्रोटीन होते क्या हैं, ये जानना जरूरी होता है। दूसरा, अगर हम बात करें कि ये सेल में किस तरह से काम करते हैं, ये भी जानना जरूरी होता है। थोड़ा सा मैं सेल के बारे में हल्का सा आपको बता देता हूँ। आपको पता है कि सेल क्या है, एक हमारी सबसे छोटी इकाई है, हमारी पूरी बॉडी की यूनिट है, जो हमारी पूरी बॉडी को परफॉर्म करने में मदद करती है, चाहे ग्रोथ हो, मेटाबॉलिज्म हो, रिप्रोडक्शन हो, या कुछ भी हो। अब उनमें जो अलग अलग सेल होती हैं, है ना, हमारी छोटी छोटी सेल हैं, उनके बीच कम्युनिकेशन भेजना पड़ता है, कहाँ पे किस तरह का मोल्ड होना है वो भेजना पड़ता है, वो सारी चीज़ें हम अभी देखेंगे।
अगर सेल को क्लासीफाई करें तो सेल आपने देखी हो कि दो टाइप की सेल होती है। तो पहली होती है प्रोकैरियोटिक सेल, दूसरी होती है यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल जैसे बैक्टीरिया में जिसमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, ये आपने देखी होगी, और यूकैरियोटिक में आपने देखा होगा न्यूक्लियस पाए जाते हैं। ठीक, फिर आपने सेल के कंपोनेंट्स देखे होंगे, साइटोप्लाज्म, सेल मेम्ब्रेन है, सारी चीज़ें हैं। तो ये सारी चीज़ें आपने ऑलरेडी समझ रखी हैं। पादप जो कोशिकाएं होती हैं, प्लांट सेल है, एनिमल सेल, ये भी आपने देख रखा है। अब आईडीपी क्या करते हैं सेल में, आप ये समझिए, शरीर की जो कोशिका है या शरीर की सेल है उसमें हमेशा परिवर्तन होना जरूरी रहता है, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी होनी जरूरी रहती है। तो आईडीपी अपना आकार बदल के कई प्रोटीन के साथ जुड़ जाते हैं। उसमें आईडीपी एक फ्लेक्सिबल प्रोटीन की तरह होते हैं जो क्या करते हैं, ज़रूरत के हिसाब से अपने रूप को बदल लेते हैं, कम्युनिकेशन में मदद करते हैं, कौन सी जीन चालू रहेंगे कौन से नहीं रहेंगे उसमें मदद करते हैं। तो पूरी बॉडी में कम्युनिकेशन का सिस्टम, उसको मैकेनिज्म को बनाए रखने में मदद करते हैं। और इसके बारे में रिसर्च भी ये हुई है, क्या रिसर्च हुई है कि वैज्ञानिकों ने एक टूल बना लिया इसके लिए जो ये बता देगा कि आईडीपी जो प्रोटीन है अपने पार्टनर से जहाँ भी मूवमेंट कर रहे हैं पूरी बॉडी में वो कैसे जुड़ते हैं। तो चलिए, स्टेटमेंट है कि दे लैक ऑफ फिक्स 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर अंडर बायोलॉजिकल कंडीशन। जैविक परिस्थिति में इसमें कोई त्रिआयामी संरचना नहीं, ये बात यहाँ पे करेक्ट है। अगर हम बात करें इसका कोई 3D स्ट्रक्चर नहीं है। दूसरा, दे प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन सेलुलर सिग्नलिंग जीन रेगुलेशन, ये कोशिकीय सिग्नल और जीन विनिमय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है। तीसरा कि देयर फंक्शन रिक्वायर स्टेबल टर्शियरी प्रोटीन स्ट्रक्चर, इसके कार्य के लिए स्थिर प्रोटीन संरचना नहीं, स्थिर नहीं। मैंने आपको बताया कि ये क्या फ्लेक्सिबल होते हैं, तो स्थिर की आवश्यकता यहाँ पे नहीं है। ये अपने आकार बदल देंगे, कोशिकाओं में मैसेज को पहुँचाएंगे, स्थायी आकार के नहीं बनाते ये, ठीक है ना। और जीन को ऑन ऑफ करने में भी मदद करते हैं, बहुत सारा काम ये शरीर में करते हैं। और डिसोबीडियंट टूल किसने बनाया है, ये आप थोड़ा सा याद रखिए, NCBS ने बनाया है। NCBS का फुल फॉर्म आप मुझे कमेंट करोगे। NCBS और TIFR टाटा से जुड़ी हुई संस्था है जो बेंगलोर में, इसने इनको बनाया है। तो आप इसका फुल फॉर्म क्या है NCBS का, अगर आप अच्छे से देख रहे हैं तो कमेंट करिए। साथ ही अगर आप वीडियो अब तक देख रहे हैं, आपको पसंद आ रहा है, आप प्लीज़ लाइक कर दीजिए। लाइक करने से वीडियो बहुत सारे लोगों तक पहुंचता है और मेरे लिए मोटिवेशन का काम भी करता है। ठीक है। तो चलिए, यहाँ पे स्टेटमेंट 1 और 2 इसका करेक्ट होगा, तीसरा स्टेटमेंट यहाँ पे इनकरेक्ट होगा। यहाँ पे बात कर रहा है फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन किसके बारे में, यहाँ पे रूट वेल्ट के बारे में है। रूट वेल्ट के बारे में क्या न्यूज, इसको भी जानना जरूरी हो जाता है। चलिए ठीक है, हम लोग समझ लेते हैं, इसके स्टेटमेंट भी देखेंगे। देखिए, हाल ही में फाइटोप्लाज्मा बेस्ड रूट वेल्ट रोग किसको हुआ है, नारियल को हुआ है। नारियल को, आदमियों को नहीं हुआ, ये आप पता रखिएगा। तो रूट वेल्ट रोग किसके संबंधित है, कोकोनट से संबंधित है, नारियल संबंधित है। अब ये क्या है कि नारियल के जो प्रोडक्शन उसको कम कर रहा है, इस वजह से न्यूज में आ गया। ठीक, ये तने के जो ऊपर हिस्सा होता है, अगर हम बात करें तो ऊपर हिस्सों की और थिन कर देता है और पतला कर देता है, पत्तियां छोटी हो जाती हैं, पत्तियों में बहुत ज़्यादा झुकाव आता है, इसी वजह से जो उत्पादन है पूरा स्लो पड़ जाता है। तो इसका अगर हम बात करें, इसकी समस्या देखी जा रही है कर्नाटका में, इस वजह से ये न्यूज़ में आ गया। कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला, हर जगह यहाँ पे देखी जा रही है। ठीक है। तो स्टेटमेंट है, इट इज़ कॉज बाई फाइटोप्लाज्मा संक्रमण की वजह से होता है, ये बात भी यहाँ पे करेक्ट है। इट इज लीथल डिसीज दैट रेपिडली किल्स कोकोनट पाम को शीघ्र नष्ट करता है। ये घातक रोग है जो नारियल कोकोनट को जल्दी नष्ट करता है। तीसरा, इट स्प्रेड एक्सिलरेट बाय इंसेक्ट वेरियस क्लाइमेट एक्सट्रीम, यह इसका प्रसार कीटवाहकों और जलीय चरम परिसीमा पर तेजी से होता है। इसके बारे में आपको बताना है 5 का कौन सा आंसर सही होगा। सही आंसर हो जाएगा 1 और 2। दूसरा ऑप्शन यहाँ पे इनकरेक्ट होगा। क्यों इनकरेक्ट हो, यह बहुत ज़्यादा घातक नहीं है लेकिन प्रोडक्शन को कम करता है। ठीक, ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रखिएगा। ऐसा नहीं कि पूरा पेन ही सुखा देगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन हाँ प्रोडक्शन कम कर देगा। फिर क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 किसके बारे में है, क्वेश्चन नंबर 6 विटामिन के बारे में, सॉरी विटामिन ए के बारे में। विटामिन ए के बारे में क्या न्यूज़ थी, थोड़ा सा ये देख लेते हैं, समझ लेते हैं। वैज्ञानिकों ने पता लगाया कि जो विटामिन ए बनाने वाले अणु हैं, या विटामिन ए जैसे बनता है, विटामिन कैसे बनता है, विटामिन ए बनाने वाले जो मॉलिक्यूल हैं वो बॉडी का जो डिफेंस सिस्टम है या बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है, इम्यून सिस्टम को कैंसर से लड़ने में कैसे इम्पैक्ट करते हैं, इसका पता भी वैज्ञानिकों ने लगाया है। तो यहाँ पर जानना जरूरी हो जाता है कि ठीक है भाई, विटामिन ए इम्पॉर्टेंट है, तो विटामिन ए क्यों इम्पॉर्टेंट है, थोड़ा सा इसके बारे में, फिर कुछ बेसिक चीज़ें भी आपको पता होनी चाहिए विटामिन के बारे में। तो देखिए, विटामिन ए के बारे में बात करें, विटामिन दो टाइप के विटामिन होते हैं। एक होते हैं, अगर हम बात करें, गिव मी अ सेकंड, मैं पानी पी लेता हूँ। हाँ, विटामिन 2 टाइप के होते हैं। पहला विटामिन होते हैं जो फैट में घुल जाते हैं या वसा में घुलने वाले विटामिन होते हैं। जैसे अगर हम बात करें विटामिन ए के बारे में बात करें, विटामिन ए जिसे रेटिनॉल कहा जाता है, क्या कहा जाता है, रेटिनॉल कहा जाता है। देखिए, विटामिन की खोज फंक ने की थी,
है ना। मुझे लगता है 1869 के आसपास जब भी इन्होंने की हो उसी टाइम पे की थी। फिर विटामिन डी भी फैट में घुल जाता है, जिसे कैल्सीफेरॉल कहा जाता है। विटामिन ए कहाँ से मिलता है? गाजर से मिलता है, दूध से, घी से, पपीता से मिलता है। वहीं विटामिन डी जिसे कैल्सीफेरॉल कहा जाता है साइंटिफिकली, सूरज की रोशनी से मिलता है। कहते हैं कि हड्डियाँ कमजोर होगी, विटामिन डी की कमी है। फिर विटामिन ई जिसे टोकोफेरॉल कहा जाता है, और विटामिन के, तो ए डी ई के विटामिन फैट में घुल जाते हैं। और कुछ विटामिन ऐसे होते हैं, इसके अलावा बाकी विटामिन है, B1 है, B2 है, B3 है, सी है, ये सब ये किस में मिलते हैं? ये पानी में घुलने वाले हैं। तो ए डी ई के ये फैट में घुलते हैं, बाकी विटामिन पानी में घुलते हैं। ये थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। अब स्टेटमेंट यहाँ पे है कि जो विटामिन ए है फैट सोल्यूबल विटामिन है, तो ये हमने यहाँ पे देखा फैट में ए तो घुल जाता है, डी भी घुलता है, ई भी घुलता है और के भी घुलता है। तो ये बात यहाँ पे करेक्ट हो जाएगी। और लीवर में वो क्या रहता है इंटीग्रेट रहता है। अब अगर हम बात करें विटामिन ए, ये बहुत सारी चीज़ों से मिलता है, जैसे अंडे वगैरह से भी, देखें डेयरी प्रोडक्शन है, मांस वगैरह से भी जो मीट खाते हैं उन्हें विटामिन ए मिलता है। ठीक। दूसरा स्टेटमेंट है कि बीटा कैरोटीन इज प्रीफॉर्म्ड फॉर्म विटामिन ए फाउंड इन एनिमल फूड्स। बीटा कैरोटीन विटामिन ए का पूर्व निर्मित रूप है जो पशु खाद्य पदार्थों में पाया जाता है। ये स्टेटमेंट करेक्ट है या नहीं आपको बताना। तीसरा, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए कैन लीड नाइट ब्लाइंडनेस। अगर विटामिन ए की कमी है तो रतौंधी रोग हो जाता है, नाइट ब्लाइंडनेस रोग हो जाता है। ये भी बात आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। तो जाहिर सी बात है 1 और 3 स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, दूसरा स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाए। क्यों? कि बीटा कैरोटीन वनस्पति स्रोतों से प्राप्त प्रो विटामिन है। ठीक है, पूर्व निर्मित नहीं, प्री परफॉर्म नहीं है, बल्कि अगर पोस्ट परफॉर्म्ड है एक तरह से देखो आप। तो 1 और 3 यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे भारतीय वैज्ञानिकों ने महाराष्ट्र का जो रीजन है, अगर आपने ये भारत का नीचे वाला मैप देखा, ये महाराष्ट्र के रीजन में, नॉर्थ वाले रीजन में वेस्टर्न घाट्स का जो विस्तार यहाँ से आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर एक उभयचरी एम्फीबियन की खोज की जिसे गंगेजोफिलिक वाल्मीकि बोला जा रहा है। तो ये महर्षि वाल्मीकि के नाम पर इसका नाम दिया गया है। और ब्लाइंड ससिसियन भी इसको बोला जाता है। ये मिट्टी की जो स्ट्रक्चर है, सॉइल की स्ट्रक्चर सुधारता है, कीटों को कंट्रोल रखता है ना। तो ये सब काम ये ऑटोमेटिक करता है। तो एक तरह का उभयचर है, ये आपने यहाँ पे जान लिया, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये क्या है आपसे कुछ स्टेटमेंट पूछ सकता है। और ये जो स्टेटमेंट है ये तीनों भी आपको पता होने चाहिए। जैसे इट इज़ ए लिम्बलेस एम्फीबियन डिस्कवर्ड वेस्टर्न घाट्स, तो कहाँ पे खोज हुई आपने देख लिया। कीट है ये भी आपने देख लिया, मिट्टी को स्टेबल कर दिया ये भी देख लिया, एम्फीबियन ये भी देख लिया। तो ये फैक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इट बिलोंग्स टू द ग्रुप ऑफ कॉमनली नोन एज ब्लाइंड सिसिलियन, ब्लाइंड सिसिलियन कहलाने वाले समूह संबंधित है, ये भी करेक्ट है। तीसरा, इंडिया होस्ट मोर देन हाफ ऑफ द वर्ल्ड सिसिलियन, भारत विश्व के आधे से अधिक सिसिलियन प्रजाति यहाँ पे पाई जाती है। तो देखिए भारत में अगर इतनी प्रजाति पाई जाती तो पहले ही इसकी खोज हो गई होती है, तो अभी क्यों हुई है ना। तो इसका मतलब क्या कि ऐसा नहीं कि भारत में बहुत सारी प्रजातियाँ पाई जाती हैं। दुनिया भर में अगर देखो 300 के आसपास प्रजाति पाई, भारत में केवल 42 के आसपास पाई जाती हैं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? 1, 2 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट CSPOC। CSPOC मतलब क्या? कॉन्फ्रेंस ऑफ स्पीकर एंड प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ कॉमनवेल्थ। कॉमनवेल्थ क्या है? 1949 में भारत कॉमनवेल्थ में शामिल हुआ। ऐसे देशों का समूह था जहाँ कहीं ना कहीं ब्रिटेन की कॉलोनी रही है। तो एक कल्चरली जुड़े रहने के लिए ग्रुप में भारत शामिल हुआ। अब उसके जो स्पीकर्स होते हैं, जैसे लोकसभा के हमारे स्पीकर हैं, तो ऐसे सारे देशों के स्पीकर की एक समिट होती है। तो 28वीं जो समिट हुई है वो आपकी दिल्ली में हुई है। तो आपको एक तो ये पता होना चाहिए कहाँ हुआ है, कब हुआ है और क्यों हुआ है। इसको इस्टेब्लिश कब किया गया था इस संस्था को? तो 1969 में इस्टेब्लिश किया गया था कनाडा के हाउस ऑफ कॉमन्स के द्वारा। ठीक। तो इस तरह की डेमोक्रेटिक बात है, ट्रांसपेरेंसी है, और ये पार्शियलिटी बोल रहा हूँ, ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी है, इसको बढ़ावा देने के लिए बात यहाँ पे होती है। रही बात कॉमनवेल्थ की, तो कॉमनवेल्थ में 56 देश हैं और कॉमनवेल्थ में कोई बाइंडिंग नहीं है कि आप उसके शामिल होना जरूरी था, उस टाइम पर भी जरूरी नहीं था, लेकिन ठीक है भारत यहाँ पर शामिल हुआ, बाध्यकारी नहीं था। और भारत इसमें भी जो भी देश शामिल हुए हैं उसमें सबसे बड़ा देश है। लेटेस्ट देश की बात करें तो गैबोन इसमें शामिल हुआ, टोगो, गैबोन और टोगो 2022 में शामिल, उसके बाद कोई शामिल नहीं हुआ है इसमें। तो यह यहाँ पे न्यूज़ में था। इट वाज इस्टेब्लिश इन 1969, 1969 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था। दूसरा, इट हैज़ फॉर्मली एफिलिएशन विद द कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट एसोसिएशन, या राष्ट्रमंडल संसदीय से औपचारिक रूप से संबंध है, ये भी बात करेक्ट है। ये थोड़ा सा देखना पड़ेगी करेक्ट कि नहीं, आई थिंक मुझे लगता है इनकरेक्ट है। तीसरा, इट ऑपरेट्स ऑन बाइनियल, इसकी 2 साल में कॉन्फ्रेंस होती है। ठीक, तो ये 2 साल में कॉन्फ्रेंस होती है, तो बात यहाँ पे देखिए करेक्ट है। तो पहला तीसरा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, दूसरा इनकरेक्ट है। इसकी कोई औपचारिक बाध्यता
राष्ट्रमंडल संसदीय संघ से नहीं है, CPSS की कोई ऑफिशियल बाइंडिंग नहीं है। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा 1 और 3 ओनली। लास्ट क्वेश्चन है काजीरंगा को लेके है न्यूज में। यहाँ पे काजीरंगा को लेके न्यूज क्यों है कि हाल में भारत के प्रधानमंत्री ने असम के काजीरंगा में 35 किलोमीटर का एलिवेटेड कॉरिडोर को इनॉग्रेट किया है। काजीरंगा की लोकेशन देखिए, आप यहाँ पे आ जाइए, आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा काजीरंगा। ये नॉर्थ ईस्ट में असम का मैप है पार्टिकुलरली। ठीक है, असम के मैप पे आपको देखने को मिलेगा। आप इसको क्रोनोलॉजी में देख लीजिए, जैसे वेस्ट में रायमोना है, फिर शिखना है, मानस है, नामेरी है ना, फिर यहाँ पे काजीरंगा है, देहिंग पटकाई, डिब्रू सिखोवा। तो ये इनकी लोकेशन है असम में जो भी नेशनल पार्क हैं उनके। अब काजीरंगा खास क्या है, काजीरंगा को 1985 में यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया था। घने जंगल है, हाथियों का आवास है, और 1 हॉर्न राइनो यहाँ का बहुत ज़्यादा फेमस जानवर है, और हाथियों के लिए भी बहुत अच्छी जगह मानी जाती है। ठीक, तो ये सारी चीज़ें काजीरंगा के संबंध में इंपॉर्टेंट है। हमने तो बहुत बार इसके बारे में डिस्कशन किया है, फिर भी स्टेटमेंट ये सारे देख लेते हैं। इट लाइज बिटवीन द ब्रह्मपुत्र रिवर ऑफ द कार्बी हिल्स। कार्बी हिल ब्रह्मपुत्र नदी पहाड़ियों में स्थित है। इसे यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया है, और यहाँ पर वर्ल्ड का लार्जेस्ट पॉपुलेशन है 2 हॉर्न राइनो का। तो 2 हॉर्न राइनो का नहीं बल्कि 1 हॉर्न राइनो का है। मोहनजोदड़ो की जो लिपि है उसमें भी आपको ये देखने को मिलेगा 1 हॉर्न राइनो। ठीक है ना, इस तरह का कुछ आपको देखने को मिलेगा, तो उसका जिक्र आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ये बात यहाँ पे करेक्ट है, लोकेशन असम है। 1 2 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगर आपने पूरे वीडियो को देखा है तो पूरे PDF को आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पे। इसके अलावा हमने PYQs को एनालिसिस किया है। हिस्ट्री के सारे PYQs आपके डले हुए हैं ईयर वाइज, 2024, 23, 22, 21, 20। तो आप उसे देखिए, इंपॉर्टेंट वीडियो की सीरीज वो देखिए। अगर आप